नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र वितरण का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 3,446 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह का भी माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, सरकार की ओर से इसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को उनके नए दायित्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम। 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है। दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए। अगले 2 महीने के अंदर परिणाम, परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मरीजों की जांच, इलाज और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी जिलों में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर नजर रखने को भी कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि मरीजों की जांच और दवाओं की उपलब्धता में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है देवेश चंद पांडे जी। सर, सिविल अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या स्वाइन फ्लू को लेकर अलग से वार्ड बनाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। इस समय इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़े हुए हैं बरसात के मौसम में,
तो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब के मंशा के अनुरूप हम लोग पूरा अस्पताल वगैरह बिल्कुल अलर्ट है। हर सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद कर ली गई हैं। हमने एक वार्ड नीचे पे आइसोलेशन में डिजिग्नेट कर लिया है स्वाइन फ्लू के, अगर कोई मरीज आता है उसके इलाज के लिए। टेस्ट भी हम गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आती है हम टेस्ट भी शुरू, सारे टेस्ट हमारे बुखार के हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया टाइफाइड सारे हो ही रहे हैं। मैं जल्दी ही, जितना जल्दी हो सकता है, हम लोग स्वाइन फ्लू की भी जांच अब शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए स्थान चिन्हित हो गया है और सारी दवाएं हमारे पास है, सारी हमारी मैन पावर उसके लिए तैयार है। सर, रोज़ाना जो ओपीडी अस्पताल में होती है इसमें इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कितने मरीज लगभग रोज़ाना आ रहे हैं, एक आंकड़ा? नहीं, स्वाइन फ्लू तो अभी नहीं हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ है, लेकिन फ्लू के केसेस बढ़े हैं। कम से कम 20-25% मरीज इस समय सर्दी जुकाम बुखार के आ रहे हैं मेडिसिनों पर। सर, बारिश अब शुरू होती है, सितंबर का महीना, अक्टूबर, डेंगू के मामले बढ़ते रहते हैं लगातार, तो क्या कोई डेंगू का मरीज भी आया है? डेंगू की को लेकर आप लोगों की क्या कुछ तैयारी? अभी डेंगू की मेरे पास पूरी तैयारी है, सारे वार्ड अलर्ट हैं, डेंगू के जो भी डेजिग्नेटेड वार्ड हैं, लेकिन अभी डेंगू के कोई केसेस ऐसे आउटब्रेक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है लोगों को? आदमी इसमें भीड़ भाड़ से बचे, सर्दी जुकाम बुखार जिसको हुआ है उससे थोड़ी दूरी बना के रखे, सफाई से रहे, हाथ बराबर धोता रहे, मास्क का इस्तेमाल करे, यही बचाव शुक्रिया बातचीत के लिए। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवेश चंद्र त्रिपाठी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना है कि सिविल हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा को लेकर तमाम तैयारियां हैं, अलग से वार्ड बनाया गया है और लोगों को ख़ास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से और सफाई रखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वाइन फ्लू से बचने को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को दिए हैं। वहीं सिविल अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा को लेकर एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो भी बनाया गया है। हालांकि स्वाइन फ्लू के यहाँ पर मरीज नहीं आए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा के कई मरीज सामने आ रहे हैं। बदलते मौसम के बीच ये तमाम तरीके से, चाहे इन्फ्लुएंजा की बात कर ली जाए, वायरल की बात कर ली जाए, फ्लू की बात कर ली जाए, इन तमाम चीज़ों के मरीज सामने आते हैं। डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की नियमित निगरानी, जांच और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के साथ ही संक्रमण का प्रभाव रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू की जाए, इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, अस्पतालों में इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। अगर मरीज बढ़ते हैं तो इसको लेकर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। योगी सरकार ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, यूपी के 3126 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के तहत 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसी पर हमारे संवाददाता की देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षा विभाग को 600 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें 300 करोड़ रुपए जारी भी हो चुका है। बताया ये जा रहा है उत्तर प्रदेश के करीब 3000 से ज़्यादा विद्यालयों को जीर्णोद्धार के लिए, रंगाई पुताई के लिए और मरम्मत के लिए ये पैसा धनराशि आवंटित की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा को लेकर के तमाम सारी किस तरह से उसको और बेहतर किया जाए, उसी को कड़ी में आज 600 करोड़ के एक बजट को पास करते हुए शिक्षा विभाग को दिया है, ताकि विद्यालयों की जो मरम्मत है उसको बेहतर किया जा सके, जो पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे हैं उनके भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके।
उसमें तमाम सारे विद्यालय शामिल हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो, ऐसे तमाम सारे विद्यालय शामिल हैं जहाँ पर जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी और तमाम सारी व्यवस्थाएं उस विद्यालयों में की जाएंगी जिससे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं मिल सके। फिलहाल 300 करोड़ की शिक्षा विभाग की तरफ से एक धनराशि भी विद्यालयों को आवंटित कर दी गई है। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रयास कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। वीडियो के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर संभल से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन की टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महमूद खास सराय में छापेमारी की। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान टीम ने 25 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किए, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। सर, आज संभल थाना क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर छापेमारी की गई है। क्या अब तक कार्रवाई की गई, कितनी प्लास्टिक? ये ग्राम महमूद खां सराय थाना संभल में, जो कस्बे के अंदर ही आता है, यहाँ सूत्रों से जानकारी हुई थी कि यहाँ एक गोदाम में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है काफ़ी मात्रा में एकत्रित किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और जनपद स्तर से भी हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये इसको ढूंढ के और इनको जब्ती करने की कार्रवाई की जाए। तो आज जो है नगर पालिका की टीम साथ में है, हमारे ईओ साहब भी हैं, टीओ साहब भी हैं, सबके साथ मिल के यहाँ पर आए हम लोग मोहल्ला महमूद खां सराय में। तो यहाँ जानकारी मिली कि अंकुर रसोगी का एक गोदाम है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक काफ़ी मात्रा में रखा हुआ है। कितनी प्लास्टिक होगी? ये लगभग अभी तो एग्जैक्ट जब हम इसको तोल लेंगे ट्रैक्टर को तो जानकारी हो पाएगी, लेकिन लगभग 25 कुंटल से अधिक ये जो जब्तीकरण हुआ है। जुर्माना कितना लगाया गया है? इसमें जो प्राविधान है 5 किलो से ऊपर 25,000 रुपये, और फिर उसमें अपर लिमिट नहीं है तो 25,000 जुर्माना लगेगा और बाकी जितनी प्लास्टिक मिली वो जब्त की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा और कांड तहसील क्षेत्रों में तेंदुए की बढ़ती दहशत के बीच वन विभाग का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अब तक विभाग की टीम ने 9 तेंदुओं को पकड़ चुकी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। तो आपको बता दें, एक डिवाइस के जरिए पकड़ा गया है और अभी भी लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। कि आप बता रहे हैं कि 3 अगस्त से जो प्रोग्राम ये अपना रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसके क्रम में ये अभी तक 8 एडल्ट और एक शावक पकड़ा गया है। और ये एक मतलब संख्या ज़्यादा होने की वजह से इनमें पकड़ में भी आसानी से आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी चल रहा है, इसमें हमारी वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसमें ट्रैप केजेस लगाए गए हैं जिनकी संख्या अभी तक 21 थी, आज 2 और आ रहे हैं तो 23 हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा ट्रैप केज के बाद ट्रैप कैमरा होता है, थर्मल स्कैनिंग है, ड्रोन से कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो बीच बीच में घटनाएं हो जा रही हैं उनको रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके क्रम में लगातार टीम जो है गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार कर रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हम उसके अंतर्गत है कि खेतों में ज़्यादातर घटनाएं हुई हैं, तो खेतों में जब भी जाएं 6, 7, 8 लोग के ग्रुप में जाएं, लाठी डंडे लेके जाएं। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां महंगाई और चीनी की बढ़ती कीमतों पर सोशल मीडिया में आवाज उठाना शाहगंज तहसील के एक लेखपाल को भारी पड़ गया। आपको बता दें, लेखपाल अशोक कुमार यादव ने फेसबुक पर चीनी के दाम बढ़ने और महंगाई को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं पोस्ट में उन्होंने अपने पदनाम का भी उल्लेख किया था। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार ने 23 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके आधार पर एडीएम अंकुर कुमार ने लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी सेवक द्वारा सोशल मीडिया पर शासन की नीतियों या कार्यप्रणाली को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करना निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत है। जिस तरीके से आज शाहगंज तहसील में उप जिलाधिकारी के द्वारा जो है एक लेखपाल के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। क्योंकि महंगाई को दबाने के लिए सरकारी कर्मचारी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई किया गया है, ये बहुत ही सोचने की बात है। क्या उस सरकारी कर्मचारी के घरों में बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है? क्या वो महंगाई के बोझ से दबा नहीं हुआ है? जिस तरीके से आम पब्लिक आज महंगाई के बोझ से दबी हुई है,
एक सरकारी कर्मचारी लेखपाल ने अगर अपनी आवाज़ को बुलंद किया सोशल मीडिया पे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि शाहगंज तहसील में कार्यरत लेखपाल अशोक कुमार यादव जी हैं, उनके संबंध में उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर कि चीनी पहुंच गई 70 मित्रों, इस तरह से करके कुछ था। उस पर यहाँ के प्रशासन ने उनको निलंबित किया है। तो और वो आर्डर जब आप देखेंगे जो यहाँ के स्थानीय एसडीएम साहब हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस शासन के नीतियों के खिलाफ है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या महंगाई बढ़ाना शासन की कोई नीति है, और अगर ऐसा नहीं है तो यह निलंबन कैसे किया गया। महंगाई आम आदमी ही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो नौकरी पेशा है या कोई भी हो, हर आदमी को प्रभावित करता है। तो निश्चित तौर पर जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और खाद्य सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, जब महंगाई बढ़ रही, तो सवाल उठाना या इस अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये हर आम आदमी, आम नागरिक सबका अधिकार है। और वो लेखपाल भी समाज में रहता है, इसका असर उसके ऊपर भी पड़ रहा होगा। उसने कोई ऐसी टिप्पणी सरकार के खिलाफ या शासन के किसी मंशा के खिलाफ या शासन के किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं किया है। उसने सिर्फ ये कहा था कि चीनी की महंगाई बढ़ गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे स्थित रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक होटल ढाबे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, देखते ही देखते आग ने होटल के सामान को अपनी चपेट में ले लिया और तेज लपटें उठने लगे। आग लगने की सूचना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं ये सूचना गल शहीद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से बहराइच जा रही ऑल्टो कार को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा तेज बारिश के दौरान हुआ और आपको बता दें, टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक महिला समेत 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।